हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आज हमारे केपी क्लासेस के क्रैश कोर्स जो कि हम 20 डेज में आने वाले कंप्लीट 20 डेज में हम जो है पूरे फिजिक्स के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके साथ न्यूमेरिकल्स और बोर्ड के लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आज डे 4 करंट और इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में हम जो है बात करेंगे आज। और अगर आपको इस क्रैश कोर्स से और अगर आपको कोई भी इन्फो, अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे आप जाके व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल के लिंक हैं जहां से आप ज्वाइन करके इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्जाम्स के बारे में और वहां पे क्विजेस आपको मिलेंगे, तो आप ज्वाइन कर दीजिए जल्दी से जाके। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2। और पहले पार्ट में जैसे कि हमने देखा था कि डे 1 हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज हम कंप्लीट कर चुके हैं। डे 1 में हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पार्ट 3 में आपने जो पार्ट 1 है इसमें आपने देखा था कि हमने करंट के बारे में बात की और उसके बाद हमने रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल्स, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब आज बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 की। और इस पार्ट 2 में जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में बेसिकली बच्चों हम बात क्या करेंगे, ईएमएफ की बात करेंगे आज। ईएमएफ जो है उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज के चैप्टर में बच्चों हम लोग जो है पार्ट 2 में ईएमएफ की बात करेंगे। सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होता है, ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जो ईएमएफ हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ। और उसके बाद में सेल्स के पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन की आज जो है हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो जल्दी से जो है आप जाके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो चैनल है उनके लिंक है, तो वहां से ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। और आज के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं जिसमें पार्ट 2 ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ, इसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। क्योंकि बात यह आई कि अब करंट में देख लिया, रिलैक्सेशन टाइम देख लिया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देख लिया। अब बात करेंगे कि जो ईएमएफ को मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब ये देख रहे हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं ईएमएफ के, क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें एनर्जी में, हम बैटरी, क्योंकि एक तो हो गया बैटरी सिंपली कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब जो ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो फोर्स है वो उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि ईएमएफ, तो द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब उस सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, उस टाइम जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या है, ईएमएफ है। वही क्या है बच्चों, ईएमएफ है। तो ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल्स, और उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब उस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। ठीक है, तो नाउ अगर कंपेयर करें हम ईएमएफ की और पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जो ईएमएफ है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, तो ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell, that is when the circuit is open। जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो हम ये समझेंगे कि वो पर्टिकुलर जो इंस्टेंट जो सिनेरियो है, वो पर्टिकुलर सिनेरियो क्या है, एज अ बिहेव लाइक ओपन सर्किट। ठीक है, अब सेम टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ क्लोज सर्किट। कि क्लोज सर्किट होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और पोटेंशियल अब फ्लो भी इसीलिए होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है,
कि यहां पे बाउंड है, यहां पे नहीं बाउंड है, इधर से एनर्जी आ रही है तो इधर से लूजली बाउंड है, तो दे आर गेटिंग ट्रांसफर्ड एंड फ्रॉम, लेकिन तब भी यहां पे जो है इस वाले इलेक्ट्रोड्स के इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल गैप होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। सो नाउ सेकंड पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कि जो ये ईएमएफ है इस पे सर्किट के रेजिस्टेंस की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है रेजिस्टेंस, अब वो तो दोनों पॉइंट की, क्योंकि अभी आपने ओम्स लॉ देखा और ओम्स लॉ जो है इस बात को ही तो बता रहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू IR। तो भाई साहब V जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस को, जो गिवन रेजिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स के प्रोपोर्शनल है। तो ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में कंपैरिजन है। नाउ थर्ड पॉइंट, द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ ईएमएफ, कि जो ईएमएफ है वो सिर्फ जो ईएमएफ का सोर्स है। सपोज कि आप, क्योंकि पोटेंशियल ये क्या है, मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच में। अभी हम नाउ नेक्स्ट टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जब हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तो किरचॉफ्स लॉ में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे, तो उन पूरे सर्किट में हम किसी दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेंगे। लेकिन ईएमएफ में हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी दो पॉइंट पे, किसी भी दो पॉइंट को पकड़ के हम बोल देंगे यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा। ईएमएफ जो है वो एक पर्टिकुलरली जो सोर्स है, जो कनेक्टेड बैटरी या जो भी कनेक्टेड होगा उस पर्टिकुलर सोर्स पे ही जो ईएमएफ होगा। ऐसा नहीं कि किसी दो पॉइंट पे हमने वायर के देख लिया और कहेंगे अब यहाँ पे ईएमएफ क्या है। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है बट ईएमएफ नहीं होगा, ईएमएफ अपने सोर्स के पास ही होगा सिर्फ। नाउ फोर्थ पॉइंट, इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्किट, कि ये क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के, उससे जो मेजर्ड वैल्यू है उससे ग्रेटर देन होता है। लेकिन जबकि हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज, जब सेल चार्ज हो जाएगा तो चार्ज होने की सिनेरियो में क्या होगा कि जो ईएमएफ है, जो वो लॉस, क्योंकि ईएमएफ क्या है, बैटरी है। अब बैटरी मान लीजिए आपने लिया, अब चार्जिंग हो रही है, डिवाइस चार्ज पे है, तो जब डिवाइस फुल्ली चार्ज हो जाएगी उस वाले सिनेरियो में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द ईएमएफ। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट सेल, कि अब जो सेल है हमारा, ठीक है, सेल को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, ये सेल है और वोल्टेज को सिर्फ हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, क्योंकि सेल में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम एक सर्किट बनाऊं, मैं मान लीजिए यहां कुछ भी है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां कुछ भी है, तो ये जो सेल है ना, इसके साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो यहां पे ऐसे कनेक्ट होता है। तो ये पूरा जो है वही क्या होता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ। यहां पर मान लो कोई बैटरी लगी थी और उसको ईएमएफ है, और यहां पे ये इसके साथ इंडिविजुअल जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखते हैं सर्किट में। सो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्किट थ्रू इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सेल के, वो अगर इलेक्ट्रिक करंट के जो फ्लो हो रहा है तो उस सिनेरियो में क्या करें, अगर अपोजिशन ऑफर्ड करते हैं, कौन, इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड और एनोड के चक्कर में। अब यहां इलेक्ट्रोड, अगर कोई भी इलेक्ट्रोड जो है वो अपोजिशन को, क्योंकि ऑफर कर रहा है क्या, अपोजिशन को ऑफर कर रहा है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो दैट विल बी द कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बात समझ में आई कि, क्योंकि अभी तक क्या था, रेजिस्टेंस का काम था ऑफर्ड करना करंट को, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोड करेगा, जो इलेक्ट्रोड है वो सेल को फ्लो ऑफ करंट में अपोजिट जो है अपोज करेगा, एंड दैट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। सो नाउ व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सो पहला पॉइंट है, लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, more the length of the electrode through which current has to flow, and consequently a higher value of internal resistance। अब एक चीज देखिएगा
कि जितना सेल्स के इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो सेपरेशन है वो बड़ा होगा, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड थ्रू विच करंट हैज टू फ्लो, एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। कि जब लेंथ बढ़ जाएगी, सेपरेशन बढ़ जाएगी दोनों के बीच में, तो अब सपोज करिए यहां पे कि ये एक इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोड ये है, ये बीच में जो डी है इसको अगर मैंने मैक्सिमम करते जा रहा हूं, तो यहां से जो करंट फ्लो होगा और फिर इसके थ्रू जो आएगा, तो जो लेंथ काफी दूर तक ट्रेवल करना होगा, और जब काफी दूर करंट को फ्लो करना होगा तो उतना ही रेजिस्टेंस क्या है उस सिनेरियो में इंक्रीज होगा। सो द इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हायर वैल्यू देगा, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए एक काफी लंबा पाथ फॉलो करना पड़ रहा है और उसके बीच में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। नाउ द सेकंड पॉइंट, ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोड, लेसर द इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell, that is the internal resistance depends on the nature of the electrodes। अब कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या थी आपकी, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, ठीक है, J इज इक्वल टू सिग्मा बाई A। सो नाउ सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो और रो इज इक्वल टू क्या था, रो इज इक्वल टू, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L बाई A, यही था बच्चों, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेसर इन द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, दैट इज द सेल इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पे भी डिपेंड करती है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स कैसी है, क्योंकि उससे नेचर से क्यों डिपेंड कर रही है, कि वो अल्टरनेटिव कहना यही चाह रहा है कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पे भी डिपेंड करेगी, तो जो कंडक्टिविटी है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या थी, वो लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड कर रही थी, तो दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड्स द इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। एंड नाउ फोर्थ, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। कि वही चीज आ गई कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रोड्स के जो है किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे भी डिपेंड करेगा। जैसे यहां आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है जिसमें ये करंट आपका फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है, ठीक है बच्चों। और यहां पे देखिए ये एक ईएमएफ है जिसके थ्रू बैटरी कनेक्टेड है, जहां पे V वोल्ट है, लेकिन इसके साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और ये जो पूरा जो ये है ये क्या है, ईएमएफ है, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस उस बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और यहां पे ये जो है उस पूरे सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसके दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें जो पोटेंशियल है वो क्या है, कैपिटल V। समझ में आया। तो जो E है हमारा यहां पे, वो E जो है वो कंप्लीट, क्योंकि इसके पॉइंट पे पोटेंशियल और इसके पॉइंट पे रेजिस्टेंस के पोटेंशियल दोनों के सम के इक्वल में होगा, स्मॉल v। सो अगर यहां से बात करें तो कैपिटल V के लिए IR और इसके लिए I स्मॉल r, और यहां से अगर I कॉमन ले ले तो R प्लस R, तो E, तो ये हो गया कि V इज इक्वल टू I R प्लस R। तो अब इस सिनेरियो में देखिए कि जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि इस वाले सिनेरियो में ये जानिए कि वोल्ट जो आपका ईएमएफ है वो इंक्रीज हो गया, करंट और रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस का सम हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में, ठीक है। तो यही चीज यहां लिखी हुई है। तो करंट जो है आपकी बार अगर I निकालेंगे तो E बाई R प्लस R। तो भाई साहब अब देख लीजिए कि अब इसमें करंट जो है वो हमें कम ही मिलने वाली है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी एड अप हो गया है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या ईएमएफ। यहां पे ईएमएफ बोल देंगे या वोल्टेज बोल देंगे। ये V आपका वोल्टेज है, ये ईएमएफ है एंड R रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो आपने देखा अभी कि E इज इक्वल टू V प्लस V, सो IR स्मॉल IR इज इक्वल टू E माइनस V। और यहां से अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूंगा मैं
तो वो क्या हो जाएगा E माइनस वी अपॉन आई। तो डिवाइडिंग बाई आई आर। तो अब यहां से जो है सिंपली हम बात कर सकते हैं स्मॉल आर की। अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई की जगह में क्या लिख दूं, वी आर। अरे v इज इक्वल टू क्या था, आई आर। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, v बाई आर। तो अगर मैं इस वाले इक्वेशन में r इज इक्वल टू जो मैंने निकाला है e माइनस वी बाई आई, अगर यहां मैं पुट करूंगा इस वाले को तो होगा क्या, r इज इक्वल टू e माइनस वी अपॉन वी, और ये क्या हो जाएगा r। और यहां से ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, ये e बाई वी और माइनस 1 और r। तो ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, दैट विल, ये डेरिवेशन इस तरह होगा। सो नाउ अब इस वाले कंडीशन में क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय वोल्टमीटर मेथड। अब वोल्टमीटर मेथड से कैसे हम जो है सर्किट के जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है उसमें उसकी डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। सो फर्स्ट अगर देखें हम यहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर जो सॉरी वोल्टमीटर जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है सर्किट में, और यहाँ पे ये पूरा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये आपका स्विच जो है अभी ओपन है, इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये सर्किट आपका जो है वो ओपन है। सो ओपन सर्किट मींस नो करंट इज ड्रॉन, सो ईएमएफ इज मेजर्ड। सो आप इसके थ्रू ईएमएफ निकाल लेंगे क्योंकि सर्किट अभी आपका क्लोज नहीं है, कोई करंट सर्किट के थ्रू फ्लो नहीं हो रही है। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट सिनेरियो। इस सिनेरियो में क्या है, इस सिनेरियो में आपका ये जो के है ये इस तरह से क्लोज है, और जो आई करंट है वो फ्लो हो रही है प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट विल बी द पॉजिटिव टर्म एंड दैट विल बी द नेगेटिव, एंड हियर द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड थ्रू इट बाय पैरेलल। तो सो क्लोज सर्किट करंट इज ड्रॉन एंड पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। कि यही बात तो हम कह रहे थे कि जो ईएमएफ है वो ईएमएफ सिर्फ सोर्स के थ्रू मिलेगा, लेकिन जैसे ही सर्किट कनेक्ट हो जाएगा उस सर्किट के थ्रू हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो करंट फ्लो होगा जब सर्किट में तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेगा। कि और ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी जो है करंट फ्लो होगी। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमने जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, कल वाले सेकंड चैप्टर में हमने कैपेसिटेंस का जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, वैसे ही अब सेल्स का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है। तो सबसे पहले सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो cells are connected in series when they are joined end to end so that the same quantity of electricity must flow through the each cell। यहां पे ये पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल कनेक्टेड है। दिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पे हमने आई करंट फ्लो कराया है, और ये यहां से हमारा कोई रेजिस्टेंस जो है ऐड हुआ है जो कि कैपिटल आर है, और इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट के बीच में हमें वी वोल्टेज जो है वो मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट देखिए कि द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ। कि आपको ईएमएफ, क्योंकि सीरीज की ये सीरीज सेल की जो सीरीज जो सेल सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है इज एज इट इज सेम एज लाइक द रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो नाउ ईएमएफ अगर हमें निकालना है तो हम इंडिविजुअल, क्योंकि सीरीज में यही तो करते थे, अगर आपको याद हो सीरीज वाला रेजिस्टेंस तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो इसी तरह अगर इसका ईएमएफ हमें निकालना है तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, नाउ सेकंड, द करंट इन ईच सेल इज द सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द एंटायर अरेंजमेंट। कि एंटायर अरेंजमेंट में जो करंट है वो आइडेंटिकली फ्लो होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ईएमएफ जो है वो दोनों का तीनों का अलग अलग होगा, लेकिन करंट जो है वो आइडेंटिकल होगा। सो द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब कहने का ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। द टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू NE। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पोल लगे हुए हैं तो क्योंकि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 था, तो नंबर ऑफ N सेल्स यहाँ पे कनेक्टेड है, तो सो इट विल बिकम्स NE टोटल ईएमएफ। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस देखना है तो NR स्मॉल nr। एंड नाउ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस क्या था, NR, इसके ऐड में क्या हो जाएगा R।
क्योंकि सिर्फ स्मॉल आर जो है सेल्स में इंटरनली कनेक्टेड है, सिर्फ उनको हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सिर्फ कैपिटल आर है। तो जब इसकी बात करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो सारे नंबर ऑफ इंटरनली रेजिस्टेंस सर्किट को ऐड कर दीजिए और उसके साथ में एक पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल था इसको आप ऐड कर देंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो कनेक्टेड है उसका मिल जाएगा। तो जब यहां से करंट देखेंगे तो करंट आपको पता है क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर। सो V इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ N एंड EMF कनेक्टेड, और टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, NR प्लस कैपिटल R, I विल। सो ये हो गया आपका करंट, ठीक है। सो इफ R इज ग्रेटर देन NR देन I इज इक्वल टू ER, ये आपको कंडीशन दी हुई है। और सेकंड कंडीशन है कि NR जो है वो ग्रेटर देन R है, तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा। सो कंक्लूजन बेटा यही लोग है बच्चों कि व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन to the external resistance then the cells are connected in series to the get maximum current। कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा सिर्फ उसी सिनेरियो में मैक्सिमम करंट मिलेगा, वरना हर करंट के टाइम में ये जो स्मॉल आर है वो अपनी पार्टिसिपेशन दिखाता रहेगा, शो करता रहेगा कि मैं भी हूं सर्किट में। और इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में अगर कनेक्टेड है तो फिर तो करंट मैक्सिमम मिलना ही नहीं है, क्योंकि वो अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ऐड अप होगा, तब करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगी। सो ये आपका कंक्लूजन था। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने जो पीछे बताया हमने, अगर आपने जाके बैच, सारथी, उड़ान अगर इन सबको परचेज किया है तो उसमें एक बेनिफिट और है यहाँ पे जो कि बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट है कि नंबर ऑफ बुक्स आप देख सकते हैं कि अगर आप पर्टिकुलरली साइंस के भी अगर हैं तो आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश और जनरल टेस्ट और बायोलॉजी, तो इन सब के लिए आपको सीयूईटी बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए क्या मिल रहा है आपको, अप्रोक्सीमेट 1200 के समथिंग लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज मिल रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो सक्सेस की है वो सिर्फ एक सिंगल की यही होती है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं वही आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी अमेजिंग चीजें भी जो है उस बैच में साथ में मिल रही है। सो प्लीज हरी अप, जल्दी से जाइए और बैच परचेज कीजिए। और बैच परचेज कहां से करेंगे, उसका जो लिंक है वो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक जो सारे हैं वो सब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप जाके बैच परचेज का लिंक भी जो है ओपन करके बैच को परचेज कर सकते हैं और उसके साथ में आप अपनी स्टडीज जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देख लिया, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, फिर वही चीज कि आई फिर भी सेम ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा बच्चों। सो सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन दे आर जॉइंट पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव सच दैट करंट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेल्स। कि अब यहां पे आई इसके थ्रू तो सेम रहने वाला है, सो यहां पे I1 हो जाएगा, यहां I2 हो जाएगा एंड हियर I3। सो नाउ द EMF ऑफ द बैटरी इज द सम सेम एज दैट ऑफ सिंगल सेल। जैसे सिंगल सेल के लिए था EMF वैसे ही अभी भी है। द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सेल, कि यहाँ पे इक्वली जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि ये मैंने बताया था आपको पहले ही कि जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो सम करते थे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, उसी तरह सेम एज इट इज करेंगे। सो 1 अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 एंड प्लस 1 अपॉन r3 दैट। नाउ टोटल EMF ऑफ द बैटरी अभी भी E है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, अब की बार टोटल EMF पूछ रहा है तो EMF हो जाएगा कि नंबर ऑफ जो ये R है अपॉन में N, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, क्योंकि हो क्या रहा है R1 R2 R3, सो R विल बिकम्स क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और नंबर ऑफ कितने टाइम्स वो है, ठीक है। सो नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या बन जाएगा, R अगर देखें तो क्या हो जाएगा आपकी बात R बाई N और प्लस में क्या आ जाएगा कैपिटल R, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो। सो नाउ
करंट आई जो हो जाएगा वो अब की बार क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन ई और इज इक्वल टू एन आर प्लस आर, क्योंकि ये जो है इस वाले एन को जो कहा है वो ऊपर चला जाएगा और उसके साथ में ये एन आर एड हो जाएगा। अगर यहां पे देखना चाहें तो अभी देखेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर इक्विवेलेंट क्या है, आर बाई एन प्लस में आर। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये सिंपल ये बन जाएगा ई इंटू एन अपॉन आर प्लस आर एन। ठीक है बच्चों, तो वो समझ में आ गया ना कि वो इस तरह से बनेगा कि आपको यहां पे i इज इक्वल टू ई आर बाई एन से वो वाला वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पे भी कंक्लूजन है और पहला पॉइंट है इफ r इज ग्रेटर देन r बाई एन देन i इज बिकम सिंपली n e बाई r, और इफ rn इज लेस देन ग्रेटर देन r सो देन i इज इक्वल टू e बाई r। अब कंक्लूजन क्या है, when external resistance is negligible in comparison to the internal resistance then the cells are connected in parallel to get the maximum current। अब की बार भी वही कह रहा है कि अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स है वो अब की बार गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस वाले सिनेरियो में इसलिए वो कह रहा है कि when external resistance is negligible in comparison to the internal resistance, वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल होना था लेकिन यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल होना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ में आया? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। और किरचॉफ्स लॉ, जो किरचॉफ थे, तो किरचॉफ्स लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए, और बोर्ड्स पीवाईक्यूज जो है आपके उनमें ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किरचॉफ्स के दो लॉ थे जिनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। पहला लॉ था उनका कि करंट लॉ या जंक्शन लॉ, और दूसरा जो था वो हमारा था वोल्टेज लूप लॉ। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ करंट लॉ और जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल की बात करें तो द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट अ जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक जंक्शन है और यहां पे तो होगा क्या कि सारे जो करंट हैं वो इस जंक्शन पे अलजेब्रिक सम जो है सभी करंट का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है हमें। जैसे हम चार्ज में साइन कन्वेंशन में ध्यान दे रहे थे उसी तरह हमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान देना है। और जो पहला है वो यही है कि द इनकमिंग करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव। इस जंक्शन पे जो भी इलेक्ट्रिक करंट्स इसके टुवर्ड्स होंगी, इसकी तरफ आ रही होंगी, वो सभी पॉजिटिव होंगे और निकलने वाली जो होंगी वो एज ए नेगेटिव ट्रीट होंगी। सो सेकंड पॉइंट, द आउटगोइंग करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन टू बी नेगेटिव। सिंपल सी बात कह दें। और एक चीज उसको और जो जंक्शन रूल है उसको ये ना, मतलब जो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो वो तो है ही है, उसके साथ में आप ये कह सकते हैं कि द इनकमिंग करंट्स आर इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट्स, कि जो नंबर जो आपका अलजेब्रिक सम है, या आप कह सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ इनकमिंग करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट्स। दोनों चीजों का सेम वही मतलब है। साइन कन्वेंशन ध्यान रख के आपको इस चीज को कैलकुलेट करना है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द चार्जेस कैन नॉट एक्यूमुलेट एट अ जंक्शन, द नंबर ऑफ चार्जेस that arrive at a junction in a given time must live in the same time in the accordance with the conservation of charges। और यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि चार्ज ट्रीटिंग लाइक एज एनर्जी एंड इट इज ऑलवेज कंजर्व क्वांटिटी। सो कह क्या रहा है वो कि जब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे यहां पे चार्ज अकुमुलेट नहीं हो जाएंगे कि गए और जंक्शन पे रुक गए। कभी भी ट्रेन जंक्शन पे रुकती नहीं है। दो ट्रेनें आ रही हैं, दो ट्रेनें जा रही हैं, दो ट्रेनें आ रही हैं, दो ट्रेनें जा रही हैं, क्योंकि नंबर ऑफ तो कंटिन्यू जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं उस स्टेशन जंक्शन पे, तो वो तो वही रहने वाले हैं ना, कांस्टेंट ही। मान लीजिए 7 जंक्शन 7 प्लेटफॉर्म है तो 7 ही रहने वाले हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 को बुला लिया वहां पे, अकुमुलेट तो कराएगा नहीं एट जंक्शन पे। वहां पे होगा क्या, नंबर ऑफ इनकमिंग ट्रेन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटगोइंग ट्रेन, क्योंकि जब तक एक ट्रेन जाएगी नहीं, प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा, तो तक दूसरी ट्रेन कैसे बुलाएगा वो।
तो वही चीज है यहाँ पे कि जंक्शन पे ऐसा नहीं है कि अकुमुलेट हो जाएंगे चार्ज जाके कि सारे चार्ज ये अकुमुलेट हो गए, नहीं, इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट ऑलवेज इक्वल एट द जंक्शन, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट, लॉ ऑफ वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। सेकेंड वाले की बात करें तो लूप लॉ और वोल्टेज लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही सिंपल सा है। अगर किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो है उसको सॉल्व करना है तो इस लॉ का यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल सा लॉ है, आप लोग देखिएगा इसको कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ इज अलोंग एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। अब बात ये हो रही है कि क्लोज पाथ होना चाहिए, लूप लॉ को यूज करने के लिए क्लोज पाथ होना चाहिए, ये सबसे मैंडेटरी थिंग्स है, सबसे मैंडेटरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि लूप लॉ को फॉलो होने के लिए उसको क्लोज चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लोज होगा तभी तो लूप क्रिएट होगा और जब लूप क्रिएट होगा तभी तो उस लॉ को अप्लाई करेंगे हम। सो नाउ अब देखिए जैसे यहां पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दिख रहा होगा जिसमें यहां पे एक कनेक्टेड है, दूसरा ये कनेक्टेड है और तीसरा ये कनेक्टेड है। तो देखिए अगर यहाँ पे लूप की बात करें तो एक लूप ये बन रहा होगा और एक लूप ये बन रहा होगा। सो दोनों लूप में हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों लूप में हम क्या लगा सकते हैं, वोल्टेज लूप लगा सकते हैं। और वोल्टेज लूप क्या है कि समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ अलोंग एनी क्लोज पाथ एंड सम ऑफ द अलजेब्रिक सम जीरो। यानी जैसे समेशन आई जीरो था ऐसे ही आप समेशन वी जीरो होगा, लेकिन आपको पता है कि ओम्स लॉ के द्वारा V इज इक्वल टू आई आर, तो समेशन आई आर इज इक्वल टू जीरो, यही लूप लॉ में है। और साइन कन्वेंशन के साथ ध्यान देना है हमें कि पॉजिटिव से चले आएंगे नेगेटिव की तरफ तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। जैसे अगर मैं पहले लूप ए बी सी ए की बात करूं, ए बी सी ए, मुझे पाथ कौन सा फॉलो करना है, ए से बी, तो मैं पॉजिटिव से कहां जा रहा हूं, निगेटिव की तरफ जा रहा हूं, तो मैं निगेटिव साइन यूज करूंगा। सो नेगेटिव साइन तो पहले क्या होगा V इंटू, क्योंकि V ये क्या है E1 और इसके साथ रेजिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं है अभी यहां पे, अभी तो ये क्या हो जाएगा माइनस E1। सो इस वाले में ये क्या हो गया माइनस E1 प्लस ये जो है इस साइड में R1 और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है E1, I1 इंटू R1, सो I1 इंटू R1 प्लस, अब इस वाले सिनेरियो में आप देखेंगे तो यहां पे I1 करंट फ्लो हो रही थी, ये I1 करंट यहां फ्लो हो रही है, I2 करंट यहां फ्लो हो रही है, तो इस वाले सिनेरियो में जो करंट है वो दोनों एड अप हो जाएंगी। सो इस वाले सिनेरियो में क्या हो जाएगा, टोटल करंट I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई R2 बिकम्स जीरो। अब अगर सेम लूप की बात करें, लूप ए सी डी एंड ए, अगर इस लूप की बात करें तो क्या हो जाएगा, अब चलते हैं कहां से, ए से सी की तरफ चलेंगे और आपको पता है सी से देखिए पॉजिटिव चल रहा है लेकिन अभी हम निगेटिव की तरफ आ रहे हैं, अभी हम नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस साइन नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, तो टोटल करंट कितना सेम I1 प्लस I2, उसके साथ में रेजिस्टेंस कितना है R2। अब फिर कहां जा रहे हैं हम, फिर नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ I2 एंड R3, सो माइनस I2 R3 और अब कहां पहुंच गए हम E2 की तरफ एंड वो क्या है पॉजिटिव है, सो E2 एंड इट विल ऑलवेज जीरो। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में बहुत ही इजीली लूप लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। सो साइन कन्वेंशन, द ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यही मैंने बोला कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो हमें ये नहीं देखना कि हम मतलब कहां से चले हैं, हम पहुंचेंगे किस जगह, उसी का साइन यूज करना है। अब मैं पॉजिटिव से चला, मैं पॉजिटिव से हूं लेकिन मैं पहुंचूंगा नेगेटिव टर्मिनल पे, तो मुझे लेना नेगेटिव है, ठीक है। और टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोड, द ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव व्हेन वी ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो आप एंड पॉइंट का हमेशा ध्यान रखिए कि आप एंडिंग में कहां पहुंच रहे हैं, बस आप उसी को यूज करिए। द पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट
in a current path and it rises along the direction opposite to the current path. Number third, the potential fall is taken negative and number four, the potential rise is taken to positive. अब किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फॉल्स हो रहा है तो दैट विल बी द नेगेटिव पॉइंट, एंड जहां पे आपका पोटेंशियल हाई हो रहा है दैट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव. सो द पाथ कैन बी ट्रेवल्ड इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द लूप. अब बात इस पे भी डिपेंड कर रही है कि आप जो उस लूप में है वो आप क्लॉकवाइज भी आ सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन एंड साइन कन्वेंशन. दैट विल बी द मैटर. अब बात आती है व्हीटस्टोन ब्रिज की कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है. सो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसमें करंट्स थ्रू द आर्म्स आर अज्यूम्ड बाय अप्लाइंग किरचॉफ जंक्शन रूल. अब ये जो है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, यहां से कोई आई करंट निकल रही है I1 P पे, यहां देखेंगे IC करंट जा रही है गैल्वेनोमीटर में, और यहां पे I1 यहां पे IG यहां पे, ठीक है. और यहां से पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहां से I1 चला था, I1 इधर चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, सिर्फ I माइनस I1, ठीक है. ये I1 गया, ये IG गया, तो इधर क्या हो जाएगा, I1 में से IG इधर चला गया, तो इट विल बिकम्स I1 माइनस IG. अब लेकिन यहां पॉइंट पे क्या होगा कि यहां पे इधर से I माइनस I1 आ रहा है, इधर से IG आ रहा है, और सब इधर जा रहे हैं, तो I माइनस I1 प्लस IG. तो इसी तरह बहुत सिंपली आप लूप लॉ फॉलो कर सकते हैं अगर आपने जो है ध्यान से साइन कन्वेंशन यूज किया है. तो किरचॉफ लॉ यूज करेंगे तो लूप ABDA में करेंगे. अब की बात तो ABDA में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ABDA. तो इसमें करेंगे तो पहले आप कहां से चल रहे हैं, पॉजिटिव से चल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव की तरफ आएंगे. सो माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है P, फिर माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G. फिर क्या हो जाएगा, अब की बार आप यहां आ गए और यहां से फिर आप किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ. सो इट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव. सो I माइनस I1 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R, एंड इट विल बिकम्स 0. ये इस लूप की बात हो गई. किस लूप की बात हो गई, सिर्फ इस लूप की बात हो गई. अब अगर इस लूप की बात करें तो इस लूप में क्या हो जाएगा, इधर से चलेंगे तो अब फिर माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू दिस वन रेजिस्टेंस Q. अब किधर आ रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो इट विल टेकन एज अ पॉजिटिव. सो प्लस I माइनस I1 प्लस IG, और अब की बार रेजिस्टेंस कितना है S, और प्लस में अब फिर कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो इट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव. सो IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G इज इक्वल टू 0. तो देख रहे हैं आप कि बहुत सिंपली हम लोग लूप लॉ को लगा पा रहे हैं, और सिर्फ थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए, ठीक है. सो व्हेन IG becomes 0 द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड. और जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका जो रिजल्टेंट जिसको हम यूज करते हैं, जो फॉर्मूला बहुत ही आसानी से यूज होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, वो यही है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. और अगर इसको इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस में लिखूं सो इट विल बी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन की बात है, और जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आएगा आपको उसको एज अ बैलेंस्ड ही ट्रीट करना होगा, ठीक है. नाउ अब आते हैं हम आज के आखिरी टॉपिक पे, और वो है मीटर ब्रिज. पोटेंशियोमीटर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जो आपका रैशनलाइज्ड सिलेबस है उससे पोटेंशियोमीटर हट चुका है, लेकिन मीटर ब्रिज के क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो पोटेंशियोमीटर भी पूछ देता है. बट अगर मीटर ब्रिज आपने देख लिया तो पोटेंशियोमीटर सेम ही चीज है, आप उसको यूज करके सिर्फ न्यूमेरिकल्स पूछता है. इस पे कभी किसी ने डेरिवेशन नहीं पूछा मीटर ब्रिज पे, और मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट तो आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, जॉकी वगैरह सबसे आप वाकिफ होंगे. सो मीटर ब्रिज का यूज करके सिर्फ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें जो है मीटर ब्रिज का यूज करना होता है. सो नाउ मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज.
कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसी के प्रिंसिपल पे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वर्क करते हैं. So when the galvanometer current is made zero by adjusting the jockey position on the meter bridge wire for the given values as known as unknown resistance, कि एक चीज की पूरे मीटर ब्रिज की जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है. अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, इसके साथ में एक स्मॉल रेजिस्टेंस है एंड दैट विल बी द जॉकी. और ये जॉकी जो है इसको आप इस वायर, ये जो पूरी वायर है 100 मीटर की, इस पे आप ऐसे उठा के टच करते हैं और गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन शो होता है 0, सो दैट विल बी काउंटेड एज द मीटर ब्रिज कंडीशन. ओके, ये आपका ईएमएफ है प्लस माइनस. यहां पे आपका जो है ये की है जो कि अभी इस टाइम में ओपन है. ठीक है, सो यहां से अगर मैं देखूं तो फिर वही होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करना है तो क्या था, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4. और अगर इस वाले कंडीशन से मैं देखूं तो इसका रेजिस्टेंस क्या है R, इसका रेजिस्टेंस क्या है X, और इसके साथ में R3 जो है मेरा, क्योंकि आपको पता है कि पूरी लेंथ जो है पूरी लेंथ अपॉन 100 माइनस L. और ये जो कंडीशन है यही किसको बताती है, मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज. और इस वाले कंडीशंस को यूज करके हम हर एक जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो मीटर ब्रिज पे हो और चाहे वो पोटेंशियोमीटर पे हो और चाहे वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे हो. ठीक है, सो नाउ देयरफॉर X इज इक्वल टू, अगर इस X रेजिस्टेंस की बात करें सो X विल बिकम R and 100 minus getting multiplied 100 minus L upon small l. ये आपका जो है अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको निकालने का फॉर्मूला हो गया कि जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू दिस एक्सप्रेशन. नाउ अब ये बात आती है कि ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और चैप्टर में सारी चीजें बता दी गई हैं. और एक चीज इंटरेस्टिंग देखिए कि ये केपी क्लासेस के उन बैचेस के लास्ट ईयर का रिजल्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि इतने लोगों को अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन मिला थ्रू दिस अफोर्डेबल प्राइस ऑफ बैच, जो कि सारथी और उड़ान बैच है. और ये जो है रिद्धि बंसल जी, इनको एमआईटी में 100% स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइडेड की गई थी. ठीक है, और ये देख सकते हैं आपकी बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है. तो आपको देर नहीं करनी है, आप अपनी बोर्ड्स प्रिपरेशन के साथ साथ इन क्रैश कोर्स की मदद से बोर्ड प्रिपरेशन करिए पहले और बहुत अच्छे मार्क्स लाइए. और उसके बाद में आप अभी जो है इन केपी क्लासेस के अफोर्डेबल बैच को परचेज करिए जल्दी से और अपनी ड्रीम कॉलेज के एडमिशन के जो और सपने हैं हायर स्टडीज को कंटिन्यू रखने के लिए उसको कंप्लीट करिए और जल्दी से जल्दी जो है बैच परचेज करिए और अपनी प्रिपरेशन मत छोड़िएगा. प्रिपरेशन हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए. और लास्ट में थैंक यू. अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैट हो चुका है. इलेक्ट्रोस्टैट पूरा कंप्लीट हो चुका है. तो पहले हम यही करेंगे कि पहले हम कुछ लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज की बात करेंगे. तो वहां पे नंबर ऑफ 10 to 15 क्वेश्चन हम जो है पीवाईक्यूज की बात कर लेंगे. उसके बाद में जो चैप्टर हम देखेंगे वो चैप्टर इसी बात का है कि अब इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट करने के बाद अब बात आ जाएगी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. अब चार्ज को हमने रेस्ट पे देख लिया, सारे फिनोमिना को देख लिया, लेकिन अब हमें मूविंग चार्ज की बात करनी है. चार्ज को मूव कराना है और उसको मूव कराने के बाद सारे फिनोमिना को हमें देखना है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. KP Classes, dedicated to excellence.